नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे, यानी आप सभी को पता है कि हम जो हिंदी है बिहार बोर्ड क्लास 10th में वो दो है ना। एक क्या है, एक आपका है गोधुली गोधली और दूसरा जो है आपका वडिका है ना, वडिका। तो इस गोधली का हम लोग दो पद हो, एक गद्य पद एक पद पद। तो जो हम लोग का जो कहानी कविता होते हैं ना गद्य, उसमें से आज हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 यानी चैप्टर 1 जो था श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा और चैप्टर 2 जो था विष के दांत, ये हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरा चैप्टर जानने वाले हैं जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। अगर आप सभी उस दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं, उसमें हमने पूरा सारांश दिया है, उसकी पूरी क्वेश्चंस आंसर कराए हैं, हम MCQ कराए हैं और उसके बाद से अब हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और सारे चीज़ों को इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है। तो आप भी अगर इच्छुक हैं तो ज्वाइन हो जाइए। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट वी गो टू स्टडी। देखिए मित्रों, पहला चीज़ हम लोग सबसे पहले समझते हैं लेखक के बारे में, समझते हैं कि आखिर लेखक कौन है, यानी भारत से हम क्या सीखें। इस लेखक के परिचय के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय, थोड़ा ये कलर मेरे को ग्रीन कर ले रहा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए लेखक का नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर। फ्रेडरिक याद रखना, कोई भी पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक कौन हैं, तो मित्रों क्या जवाब दोगे? फ्रेडरिक मैक्स मूलर हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के ये रहने वाले हैं फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। और इनकी डेथ कब हो जाती है, मृत्यु? वो होती है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। और इनके पिताजी कौन है? तो इनके पिताजी हैं विलेम मूलर, ये हैं फ्रेडरिक मैक्स मूलर और इनके पिताजी हैं विल्हेम मूलर। और इनकी माताजी का नाम है एडेलहेड मूलर। तो ये पूरी जर्मनी की फैमिली से, वो जर्मनी से वहाँ मतलब चीज़ें एक बहुत अच्छा लिखे हैं। भारत से हम क्या सीखे, भारत की एक पूरी व्याख्या किए हैं, भारत के लोगों के गाँवों के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब समझिए चीज़ों को। मैक्स मूलर जब 4 वर्ष के हुए, कितने वर्ष के मित्रों? 4 साल के मात्र जब हुए तो इनके पिता का मृत्यु हो गई। यानी विल्हेम मूलर का मृत्यु कब हो जाती है? जब ये केवल 4 साल के होते हैं तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। अब जैसे आप समझ सकते हो ना कि हमारे समाज में पिता ही वो घर के जो है वो इंजन का कार्य करते हैं। वो जो ट्रेन चलती है ना वो इंजन के सहारे, वैसे ही पिताजी होते हैं, वो पूरे बोगी को खींच के ले जाते हैं। और ये जैसे अब छोटे मात्र 4 साल के बच्चे तो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, उस वक्त इनके पिताजी का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है, स्वर्गवास हो जाते हैं। तो अब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति जो हो जाएगी, यानी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होंगे वो खड़े होंगे, निश्चित से दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई।
अब देखिए इनके जो मैक्स मुलर साहब जो इनके पिताजी की उम्र तो इनके जन्म के 4 साल बाद ही हो गया था, लेकिन फिर भी इनके जो शिक्षा दीक्षा है, पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा नहीं पड़ा। बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। और ये बचपन में ही बाबू ये 2 लैंग्वेज में निपुण हो गए थे, पहला ग्रीक और दूसरा लैटिन। ग्रीक और लैटिन में ये क्या हो गए थे, निपुण हो गए थे, यानी इनकी अच्छी खासी जानकारी थी। तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे और इन्होंने लैटिन भाषा में बहुत सारे पोएम्स लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखे हैं। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। कौन से विद्यालय में, नाम याद रखिएगा मित्रों, लिम्पिज, कौन सा, लिपजिंग, कौन सा, एक बार फिर से प्रोनाउंस कीजिए मेरे साथ, लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या, संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दिया। अब देखिए संस्कृत की पढ़ाई कौन से विश्वविद्यालय में, लिपजिंग। अब समझिए इनके कुछ लेखकों के बारे में कि इन्होंने आखिर अपने जीवन में क्या क्या चीजें लिखे हैं। तो ध्यान से देखिए, साहित्यिक रचनाएं इनकी जो है 1841 ईस्वी में उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। तो उन्होंने 1841 ईस्वी में हितोपदेश जो है, हितोपदेश एक साहित्यिक रचना, इनकी रचना जो थी वो पब्लिश करवाए थे, उसका अनुवाद जर्मनी में अनुवाद कराए और जर्मनी में ट्रांसलेट कराने के बाद फिर उसको पब्लिक किए। कठ और केन आदि उपन्यासों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। और इन्होंने और भी क्या किया, कट और केन, हितोपदेश के बाद कट एवं केन जो इनके उपनिवेश है उनको भी उपनिवेश क्या किए, उपनिवेशों को ट्रांसलेट, जर्मन में ट्रांसलेट किए। उसके बाद मेघदूत महाकाव्य का भी जर्मन पद्य में अनुवाद कर यश की काम किया। और एक गर्व का काम किया कि इन्होंने मेघदूत को भी जर्मन में ट्रांसलेट कर दिए, है ना। अब इस पाठ के परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके पाठ के परिचय में ध्यान से देखिए, प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखें, भारतीय सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबंधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। यानी इस चैप्टर में हम लोग मैक्स मुलर साहब ने हमारे इंडिया के जो यूथ थे, जो अंग्रेजों से फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे, उनके प्रति जो एक अलग आगमन, जो जैसे कि हमारे, आप सभी को पता है कि हमारे देश में अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में और 16 से लगभग 1950 के आसपास तक उन्होंने क्या किया, हमारे देश पर कब्जा किया। तो उनसे कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, कैसे हमारे जो देश के जो युवा थे वो कैसे प्रभावित हुए इनसे कि नहीं अब इनसे आज़ादी लिया जाए, इन तरह की तमाम चीज़ों को संबोधित इन्होंने एक भाषण में किया, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही गर्ववान बात है। क्योंकि वो एक जर्मन व्यक्ति इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, वो भी सच्चाई, तो एक काफ़ी अपने आप में गर्व चीज होता है। प्रथम भाषण का यह संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। तो देखिए इन्होंने भारत के बारे में क्या किया कि एक स्पीच दिए, एक भाषण दिए। उस स्पीच में इन्होंने इंडिया के जो यूथ थे, युवा थे, उनकी काफ़ी विश्लेषण के, उनकी संबोधन किए थे। तो उसमें अच्छी अच्छी बातें यानी उनको मोटिवेट किए थे। तो उनके जो फर्स्ट भाषण था उसमें से ही ये कुछ अंश इस पार्ट में दिया गया है। कौन से पार्ट में, भारत से हम क्या सीखें। इसका भाषांतर डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। अब ये तो उन्होंने जर्मन में लिखा था, लेकिन इसका अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने इस
पाठ को, इस भाषण को अनुवाद करके हिंदी में लिखे हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, ये एमसीक्यू में आएगा, याद रख लीजिएगा लोग, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। इसमें लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता एवं विलक्षणता के विषय में नवगंतुक अधिकारियों को बताया है। इस पाठ में भारतीय प्राचीन सभ्यता का जो विलक्षणता था, जो विषय का था, उस पे इन्होंने विश्लेषण किया है, उन चीज़ों को नवगुणता के रूप में बताया है कि विश्व भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती तथा ग्रहण करती आई है। पूरी दुनिया में जो भारत की सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, इस सभ्यता से पूरे विश्व कुछ न कुछ जरूर सीखता है। उन्होंने इस भाषण में कहा यह एक विलक्षण देश है, यानी विलक्षण, इसमें बहुत सारे लक्षण से विलक्षण है देश, इसकी सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यानी भारत ऐसा देश है जिसकी सभ्यता से विश्व कुछ न कुछ बहुत कुछ सीख सकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्व का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। यानी ऐसा ये भाषण है जिसमें भारत के प्रभुता, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्रकृति इत्यादि तमाम चीज़ों को इन्होंने इस भाषण में व्यक्त किया है। और इस भाषण जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप भी एक इंडियन हो तो इस पाठ को परीक्षा के व्यू से तो पढ़ना ही है, और साथ ही साथ एक नॉलेज के व्यू से भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारे देश के बारे में अदर कंट्रीज़ क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। अब हम इस पाठ के सारांश को देखते हैं। देखिए मित्रों, पहला चीज़, प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखें। महान चिंतक एवं साहित्यकार मैक्स मूलर द्वारा लिखित है। यानी सबसे पहले कि ये जान जाए कि आखिर जो भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर साहब है। लेखक ने भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। यानी लेखक ने हमारे इंडिया की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो या क्वालिटीज़ कह दीजिए, जो मतलब इसकी विशेषताएं हैं, उसको उजागर किए हैं, प्रकाशित किए हैं, अपने शब्दों में रखे हैं। जैसे समझिए, देखिए, लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वविध संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। हमारे लेखक कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है दुनिया का जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। यानी यहाँ पे हर तरह की प्राकृतिक सुंदरता आपको देखने को मिल जाएगी। पहाड़, हिमालय, बहुत सारी चीज़ें, नदी, समंदर, जंगल, जानवर, तरह तरह के इंसान, तरह तरह के धर्म को पालन करने वाले लोग, तरह तरह के संस्कृति वाले लोग हमारे इस भारत में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर डेग डेग पर जिस तरह से मिट्टी बदलती है, उस तरह से यहाँ पे लोग के जाति, धर्म, रंग, रूप सब कुछ बदलता है। ये ऐसा देश है जिसमें आप गोरे, काले, सांवले सारे कलर के लोग भी देख सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर चीज़ के ये एक मिक्सचर देश है जो दुनिया में सबसे खास बना रहा है हमारे इंडिया को। तो ये सर्वाधिक विविधता संपदा वाला एक सौंदर्य परिपूर्ण हमारा देश है। ये हमारे मैक्स मूलर साहब कहते हैं, भूतल पर स्वर्ग की छठा यही देखने को मिलती है। यानी इस देश में अगर आप आ गए तो आपको लग जाएगा कि धरती पे ही स्वर्ग है, ऐसा प्रतीत होगा आपको अगर आप एक बार भारत में पधारिएगा तो। प्लेटो तथा कांट जैसे दार्शनिक ने भी भारत के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया है। और ये भारत की जो सौंदर्य है, इस सुंदरता को प्लेटो और कांट ने भी क्या किया है,
स्वीकार एक्सेप्ट किया है कि हाँ वाकई इंडिया जो है दुनिया का सबसे यूनिक कंट्री है। यूनानी, रोमन तथा सेमेटिक जाति के अयहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले यूरोपियनों के विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही मिला है। यानी अंग्रेज जो पढ़ते हैं ना वो संस्कृत, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे रोम हर कंट्री में जितनी भी यूरोपियन कंट्री है ना, सारी यूरोपियन कंट्री में हमारे भारत की जो वेद है इसको पढ़ाया जा रहा है, विश्वविद्यालयों में बताया जा रहा है। ये हमारी जो संस्कृति है इसको यहाँ के लोग आए, पहले आप इतिहास पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि चीन से, अमेरिका से, यूरोपियन कंट्री से बहुत सारे ऐसे लेखक आए और हमारे इंडिया से बहुत सारे वेदों को लिखकर ट्रांसलेट करके और अपने देश में ले जाकर उसके अध्ययन करके फिर वो आगे निकले हैं। हमारे देश में हम लोग थोड़े अपने धर्म से कुछ अलग हट गए हैं, अपने मतलब धर्म क्या माने हम अपनी सभ्यता से अलग हट गए हैं। क्योंकि हमारी सभ्यता जो है अगर हम भी उसके अच्छे से अध्ययन करते, वेद को पढ़ते, उसको समझते तो हम लोग बहुत आगे और गए रहते हैं। खैर इससे हम लोग विचलित हो रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रैक पे फिर इंसान आ रहा है, चीज़ों को समझ रहा है। तो देखिए पूरी कंट्री में बाबू इंडिया को इसलिए जानने जा रहा था क्योंकि यहाँ की वेद जो है, सभ्यता जो है वो दुनिया में फिर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सभ्यता काफ़ी खास बना देता है हम भारतीयों को। लेखक के अनुसार सच्ची भारत के दर्शन गाँवों में ही संभव है। अब देखो अगर आप दिल्ली में जाओगे, मुंबई में जाओगे तो आप भारत के स्वर्ग को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि हमारे लेखक कहते हैं कि भारत में स्वर्ग वहीं दिखता है जब आप गांव में पधारोगे। जब गांव में जाओगे तो गांव के लोगों के जो प्यार, जो रिस्पेक्ट होगा वो आपको शहरों में नहीं मिलेगा। यहाँ हर एक गांव के लोग एक दूसरे को एक बड़े आदर से, बड़े सम्मान के नज़र से देखते हैं और एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। ये भारत की स्वर्गता को सिद्ध करने में काफ़ी मदद करता है। लेखक कहते हैं संभव है न कि कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों में, यानी लेखक कह रहे हैं कि कलकत्ता, मुंबई के शहरों में तो आप भारत के स्वर्ग को नहीं देख पाओगे, क्योंकि भारत की जो स्वर्ग है वो गाँवों में बसता है, शहरों में नहीं। यहाँ प्राकृतिक सुषमा है, खनिज भंडार है, कृषि की महत्ता है। यह तपस्वियों की भूमि है, यहाँ पे तपस्वी भी हैं, कृषि योग्य भूमि है, खनिज लवण का भंडार है और यहाँ पर सुषमा है, सुंदरता भरा हुआ है। इसलिए इंडिया जो है गांवों में बसता है। हमारे लेखक कह रहे हैं, मैक्स मुलर साहब कह रहे हैं कि इंडिया का जो दिल है, हृदय है, स्वर्ग जो है वो गाँव में बसता है, क्योंकि गाँव में इन सारी चीज़ों को देखने को मिलता है। गांव में तरह तरह के लोग खेती कर, कृषि कार्य देखे होंगे, तपस्वी देखे होंगे, पंडित देखेंगे जो तपस्या में विलीन होंगे। ऐसे ऐसे लोग से आप मिलेंगे जो आप दुनिया में कहीं भी इतने तालमेल वाले लोग को नहीं देख पाए होंगे। अब देखिए लेखक हमारे आगे क्या कह रहे हैं। आगे कहते हैं लेखक, कृषि की महत्ता है, यह तपस्वियों की साधना भूमि, जन्मभूमि और कर्म भूमि रही है। और हमारे इस इंडिया में तपस्वियों को तो साधना का भूमि है ही, यहाँ के लोग तपस्या तो करते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ जन्मभूमि है, कर्म भूमि भी यही है। यहाँ पे ये ऐसा देश है जहाँ पर देवी देवता भी अपना जन्म लेकर इस देश को सुंदर बनाने में मदद किए हैं। सत्य की रक्षा करने के लिए यहाँ पे देवी देवताओं भी जन्म लिए हैं। भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था। हमारे इंडिया में बहुत सारे क्वाइंस से, पूरे विश्व में से लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वाइंस जो थे, सिक्के थे, वो हमारे भारत में था। ईरानी,
कैरियन ईरानी, कैरियन थ्रेशियन, पार्थियन यूनानी, मैकेडेलियन, साको रोमन और मुस्लिम शासकों ने सिक्के यहाँ प्रचुर मात्रा में मिले थे। इंडिया में इन तमाम तरह के सिक्के प्राप्त हुए हैं। देवता विज्ञान, कहावतों कथाओं का महासागर रूप भारत में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको तरह तरह की देवी देवताएं मिलेंगे। यहाँ पर तरह तरह के आपको धर्म के लोग को पालन करते वाले मिल जाएंगे, तरह तरह की कविताओं कहने वाले लोग मिल जाएंगे, कथा बाँचने वाले। महासागर के रूप में भारत में आपको जन सैलाब दिख जाएगा, क्योंकि भारत के लोग अपने आप में यूनिक होते हैं और अपने आप में तरह तरह के टैलेंट रखते हैं। शब्द निर्माण और वृहद शब्द भंडार भी भारत के पास चिरकाल से व्यवत है। यानी इस भारत में तरह तरह के लोग हैं, अपने आप में काफ़ी निपुण हैं। वो हर फील्ड में अपने आप को संभाल के रखते हैं, हर सिचुएशंस में अपने को ढाल के रखते हैं। ऐसे भारत के लोग होते हैं हमारे मैक्स मुलर साहब के अकॉर्डिंग। आप समझिए, विधि शास्त्र, धर्म शास्त्र और राजनीति शास्त्र की जड़ें भी भारत में ही हैं। अब विधि जितनी भी आप विधि शास्त्र यानी लॉ कानून जो है, और धर्म शास्त्र से लेके राजनीतिक शास्त्र तक, इन सब का जड़ अगर किसी देश में है तो वो भारत देश में ही मिलता है। भारतीय वाङ्मय और संस्कृत की महत्वों को सभी विदेशी स्वीकार कहते हैं। जो भारत की सभ्यता है, जो संस्कृति है, इस पे पूरी विश्व नाज करता है। इस पूरे विश्व इसके महत्व को, इसके इम्पोर्टेंस को क्या करते हैं मित्रों, समझते हैं। इसके इम्पोर्टेंस को पूरे विश्व में जाना जाता है कि हाँ, भारत एक सभ्य देश है। यहाँ की सभ्यताएं विश्व को अलग करती है, और ये यहाँ के जो संस्कृति है वो दुनिया का सबसे सुगम और सभ्य संस्कृति है। संस्कृत का संबंध लैटिन से भी है। जो हमारा संस्कृत, इंडिया में आपको बहुत से चीज़ें, ऐसी पुस्तकें, कहानी, कविताएं मिल जाएंगे जो संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो इसका संबंध जो है लैटिन भाषा से भी है संस्कृत का। इस प्रकार संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तीनों भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की है। यानी अब देखिए, जो हमारा संस्कृत है वो थोड़ा लैटिन और ग्रीक से मिलता है। इट मीन्स ये तीनों जो भाषाएं हैं वो एक ही उद्गम स्थान से है। यानी इसके एक ही जगह से ये तीनों भाषाएं उद्गम हुआ है, निकला है। हिंदू, ग्रीक आदि जातियों में भी अनेकता के बावजूद एकता के बीच छिपे हुए हैं। अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत सारे अनेकता है, लेकिन फिर भी एकता के साथ लोग यहाँ पे रहते हैं। भारत विविधता योग्य धर्म दर्शन का उद्गम स्थल है। यहाँ पर विविधता तो पाया जाता है, लेकिन देखिए विविधता, योग, धर्म, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा, विभिन्नताएं मिलेगी, क्योंकि ये विभिन्नता का ही देश माना जाता है भारत। पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से आलोकित किया था। आप सुने होंगे ना गौतम बुद्ध के बारे में, जो पूरे अपने विचारों से पूरे विश्व को जीत लिया था। अपने विचारों से आज के डेट में भी बुद्ध को जाना जाता है कि हाँ, उनकी ऐसी ऐसी विचारधाराएं हैं जिस पे पूरे विश्व आज पालन करता है। इस प्रकार भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक ज्ञान, विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता और भाषा साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत भ्रमण आवश्यक है। अगर आप भी चाहते हो कि हाँ, हम भारत किसी चीज़ को, सुंदरता को देखना चाहते हो, किसी संस्कृति में ज्ञान बढ़ाना चाहते हो, विज्ञान के बारे में जानना चाहते हो, तो आपको एक बार भारत में ज़रूर स्वागत करना चाहिए।
आपको एक बार भारत का आगमन करना चाहिए, भारत की यात्रा करना चाहिए, और फिर आपको तमाम चीज़ों, विज्ञान के बारे में, संस्कृति के बारे में, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको केवल मात्र यात्रा कर लेने से ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था, यानी भारत का जो गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो उससे वाराणसी के पास 172 दारियस नामक सोने का सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर थे, उस समय उसको वाराणसी के पास, बनारसी के पास 172 दारिस नामक सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन्स मिले, जो भरा एक घड़ा मिला। वॉरेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भिजवा दिया। अब ये जो 172 सोने के जो सिक्के मिले, उसको ने वॉरेन हेस्टिंग ने कहाँ भिजवा दिया? अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भेज दिया। कंपनी के निदेशक ने उन सोने के सिक्कों के महत्व को नहीं समझ पाए। अब ये जो कंपनी का निदेशक था, वो सोने के सिक्के के इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला, और फिर वो जो मुद्राएं थी, जो दारिस नामक मुद्रा कॉइन्स थे, सिक्के थे, उसको मेल्ट, सोने जो थे, सोने के थे, तो उसको मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, और पिघला कर जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा, तो अब ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स, अब तो वहाँ पे मेल्ट हो गया निदेशक ने। अब ये जब जो गवर्नर, भारत के जो गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने अब भारत से रिटर्न गए जब अपने देश, तो मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। उस समय की जो अब कॉइन्स जो भेजवाया था, वो सब के सब क्या हो गया था? पिघला दिया गया था, नष्ट हो गया था। वॉरेन हेस्टिंग को इस दुर्घटना से बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उस कॉइन से भारत की बहुत सारी चीज़ों की जानकारी की जा सकती थी, लेकिन वहाँ पे ये सारी चीज़ें जब देखा कि नहीं, निदेशक ने क्या कर दिया? पूरे सिक्के को ही पिघलवा दिया था, और दूसरी उसको गोल्ड बिस्किट बनवा दिया था, जिसकी वजह से अब क्या हो गया? ये जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स गए वहाँ पे, तो देखे कि ये सारी चीज़ें तो वैसे हो गया है, तो फिर ये काफ़ी अफसोस करके रह गए। अब उसके बाद कंपनी के निदेशक ने उन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ ही नहीं पाए, और अन्याय या दुर्घटना घट गई। अब चूंकि जो निदेशक थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, तो उस समय उन्होंने समझा नहीं सिक्के के महत्व को, और अन्याय से उन्होंने पिघला दिया, जिसके वजह से ये दुर्घटना घटित हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स इन सिक्कों के महत्व, ऐतिहासिकता को समझाते थे। अब ये जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने इन सिक्कों के इम्पोर्टेंस को समझ रहे थे। कंपनी के निदेशक की नासमझी पर वॉरेन हेस्टिंग दुखित थे। अभी इनको थोड़ा दुख हुआ कि वो इतना मेहनत करके हमने इस सिक्के को प्राप्त किया था, और ये इसके महत्व को नहीं समझ पाए निदेशक ने। अंत में लेखक अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए कहता है कि भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्य संपन्नता को जानने के लिए अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। अभी ये वॉरेन हेस्टिंग्स ही नहीं, इनके जैसे तमाम लोगों को भी ज़रूरत है भारत की सभ्यता को जानने के लिए, भारत की विशेषताओं को समझने के लिए, भारत की संपूर्णता को समझने के लिए ज़रूरत है। सर जोन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते देखा, किसने? सर जोन्स। किसने? याद रखिएगा, सर जोन्स ने सूर्य को अरब सागर में डूबते हुए देखा, तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृति तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। अब जैसे वो सन डूबा, तो फिर उसके प्रति एक उम्मीद के रूप में भारत उभर रहा था, तथा अरब सागर के सातल मंद हवा के झोंके उन्हें
झुला रहे थे। इस प्रकार सर विलियम ने कलकत्ता पहुंचने के बाद पूर्वी देश कलकत्ता पहुंचे, उसके बाद पूर्वी देशों के ऐतिहासिक और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। और उसके बाद फिर भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के ये सोच के हमें निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के अंदर में भी अब उनकी खोज के लिए कुछ भी शेष नहीं है। अबे हमें ये चीज़ को निराश नहीं होना चाहिए कि इंडिया के बारे में इतने सारे चीज़ जान गए तो और इंडिया की विशेषताएं नहीं हैं। अभी भी तमाम चीज़ें इनके अंदर है, इंडिया के अंदर छुपा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं भारत ने जो कमाल करके दिखाया, चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके दिखाया। यानी इंडिया अब टूर के नहीं, जो चांद है ना, देखिए पहले हम लोग चंदा मामा बोलते थे, चंदा मामा दूर के, अब रह गए टूर के, अब केवल टूरिंग के लिए जाएंगे, है ना। बहुत आगे जाएगा इंडिया, बस हमें थोड़ी सी और प्रयास करने की ज़रूरत है और हम लोग इससे भी कई गुना ज़्यादा अपना सफलता को हासिल कर पाएंगे और विश्व में नाम कमाएंगे, है ना। इंडिया पहले से भी विश्व गुरु था और आज भी विश्व गुरु बनेगा और है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद दोस्तों।